हेलो स्टूडेंट्स, आज से का हमारा टॉपिक है औद्योगिक प्रदेश। आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम वो कौन सा है? औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश इंडस्ट्रियल रीजन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? औद्योगिक प्रदेश। ये औद्योगिक प्रदेश जो होते हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसका क्वेश्चन आता है, डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। अगर हम औद्योगिक प्रदेशों की बात करते हैं तो औद्योगिक प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो वातावरण इन्वायरमेंट होता है वो उद्योगों का होता है। तो इसके अंदर जो प्रधान स्रोत होता है वो उद्योग होता है। औद्योगिक जो भी प्रदेश हैं उन प्रदेशों में मुख्य जो परिवेश है वहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा होते हैं। उद्योग कारखाने जहाँ स्थापित किए जाते हैं, कारखानों की अधिक संख्या और कारखाने में नगरों में जुड़े होते हैं। जो कारखाने भी जितने भी होते हैं, कारखानों की ज़्यादा संख्या होती है औद्योगिक प्रदेशों में। उद्योग धंधे ज़्यादा होते हैं जहाँ पर कारखाने जो होते हैं वो नगरों से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। हम कहें कि एक औद्योगिक प्रदेश की अगर बात करें, एक औद्योगिक प्रदेश की हम बात करेंगे तो उसके अंदर छोटे बड़े नगर हमें देखने को मिलते हैं। छोटे नगर भी वहाँ होते हैं, बड़े नगर भी वहाँ पर होते हैं औद्योगिक प्रदेशों में। तो ऐसे प्रदेशों में अगर अधिकांश जनसंख्या हम देखें तो वो अधिकांश जनसंख्या नगरों से ही मिलती है। वहाँ पर औद्योगिक प्रदेशों में जितनी भी अधिकांश जनसंख्या है वो नगरों से मिलती है। ग्रामीण आबादी वहाँ पे बिल्कुल कम है। ग्रामीण आबादी क्या होती है? कम होती है। और जो परिवहन है, उन परिवहन का जो साधन जितने भी होते हैं परिवहन के साधन, उनका एक घना जाल सा बिछा रहता है। परिवहन के साधन खूब होते हैं। औद्योगिक श्रृंखला के साथ अगर देखें तो औद्योगिक जितनी भी श्रृंखलाएँ हैं उनमें जटिलता भी उतनी ही अधिक है। औद्योगिक प्रदेशों की जटिलता भी उतनी ही है जितनी वहाँ पर औद्योगिक श्रृंखलाएँ हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कारखाना किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे जो कारखाने हैं उनके साथ अंतर संबंध बनाए रखे होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक उद्योग है वो दूसरे उद्योग पर निर्भर करता है, दूसरा उद्योग तीसरे पर निर्भर करता है। तो सब एक दूसरे से एक श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसके अंदर हम कहें तो जो कृषि है, पशुपालन जैसे जो प्राथमिक व्यवसाय हैं उनका यहाँ पे अभाव होता है। यहाँ पर इस औद्योगिक प्रदेशों के अंदर हम देख सकते हैं, विश्व के संदर्भ में हम कभी देखें तो वहाँ पर जो यूरोपीय कंट्रीज जो हैं वो औद्योगिक नगरों की श्रेणी में आते हैं। वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में हम देखें तो वहाँ पे ग्रामीण आबादी बिल्कुल कम मिलती है, नगरीय ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर जो कृषि के कार्य हैं और जो पशुपालन के जो कार्य होते हैं उनकी प्राथमिकता यहाँ पे नहीं होती है। जो प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं, जो पशुपालन कृषि जैसे जो कार्य हैं वो किस में आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में। और द्वितीयक और तृतीयक जो व्यवसाय होते हैं जिसके अंदर भवन निर्माण है, सड़क निर्माण है या अनुसंधानशालय है, चिकित्सालय हैं, वो सारे के सारे यहाँ नगरीय व्यवसाय में हैं। तो यहाँ पर हम देखें औद्योगिक प्रदेशों की बात करें तो उन प्रदेशों के अंदर जो प्राथमिक व्यवसाय हैं उनकी तो कमी होती है या उनका अभाव होता है, जबकि सेकंड और जो थर्ड होता है यानी द्वितीयक और तृतीयक जो व्यवसाय होते हैं उनकी यहाँ पे प्रधानता होती है। तो औद्योगिक प्रदेशों में हम कह सकते हैं, मोटे तौर पर हम देख सकते हैं कि औद्योगिक प्रदेश का जो हमें भूदृश्य से देखने को मिलता है, औद्योगिक प्रदेशों को हम अगर देखें तो वहाँ पे अधिकतर हमें सभी ज़्यादातर मात्रा में या सर्वत्र रूप में हम देखें तो वहाँ पर कारखाने मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे? औद्योगिक प्रदेशों में ज़्यादातर कारखाने मिलेंगे या धुआं निकलता हुआ जो चिमनियाँ हैं, धुआं उगलती जो भी चिमनियाँ हैं वो चिमनियाँ हमें देखने को मिलती है। तो ये औद्योगिक प्रदेश का एक भूदृश्य से हम कहीं से भी देखें तो कहीं पर हमें अलग से ही पहचान हो जाती है कि हाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वहाँ पे औद्योगिक प्रदेश के रूप में जो राज्यों के संबंधित भी हम मान सकते हैं, जैसे हम मुंबई की बात करें औद्योगिक नगरी के रूप में बात कर सकते हैं, पुणे की बात कर सकते हैं, हुगली प्रदेश की हम चर्चाएँ कर सकते हैं। तो ये जो प्रदेश होते हैं उनके अंदर जो औद्योगिक कंडीशन बनी हुई होती है जिसके कारण हमें कारखाने देखने को वहाँ पर मिल सकते हैं। तो उनका एक भूदृश्य अलग ही हो जाता है। ठीक है। औद्योगिक प्रदेश का जो सीमांकन है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? औद्योगिक प्रदेश का सीमांकन कैसे होता है? औद्योगिक
प्रदेश का सीमांकन, यानी उसको निर्धारित कैसे किया जा सकता है। तो हम कहें कि जो औद्योगिक प्रदेश है उसके सीमांकन के लिए हमें उस प्रदेश का औद्योगिकरण की मात्रा और जो उसका स्तर है उस सीमांकन के लिए क्या करना पड़ता है, उस प्रदेश के लिए या उस प्रदेश का हमें औद्योगिकरण है, जितना भी औद्योगिकरण है उसकी मात्रा कितनी है और उसका जो स्तर है वो क्या है, क्षेत्रीय विस्तार कितना है, उस औद्योगिक प्रदेश का क्षेत्रीय यानी वो औद्योगिक प्रदेश कितने क्षेत्र में फैला हुआ है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। यानी उसके सीमांकन के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि वहाँ पर औद्योगिकरण की मात्रा कितनी है, यानी उद्योग लगाएंगे तो उतना कितना बेनिफिट हो सकता है, वहाँ से कितना वहाँ पर कच्चा पदार्थ के रूप में माल है जिसको हम प्रोडक्ट को तैयार करके वहाँ मार्केट में इसको कितने मात्रा में भेज सकते हैं। यहाँ पे हमें उसका स्तर जानना होगा कि मार्केट में इसका स्तर क्या है, कि अगर हम इसको उद्योगों के रूप में हम इस प्रोडक्ट को बनाते रहेंगे और वो मार्केट में बिकेगा ही नहीं तो उसका स्तर ही नहीं जान पाएंगे हम, तो उसको भी जानना है और उसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ तक वो जा सकता है, उसका फैलाव कितना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो औद्योगिकरण के स्तर को हम अगर माने तो समान रूप से औद्योगिकरण का स्तर होना चाहिए, समान होना चाहिए, जिससे हम औद्योगिक प्रदेश का रूप दे सकते हैं। यहाँ औद्योगिकरण के जो स्तर है उसका निर्धारण करने के लिए हमें कई चीज़ों की मापकों की हमें आवश्यकता होती है, या कई चीज़ों को हम सहारा लेते हैं, कई मापकों का हम क्या लेते हैं, सहारा लिया जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें कारखाने आते हैं, क्या आते हैं, कारखाने की। यहाँ पे कारखाने कितने हैं, आप एक कारखाना ही लगा के बैठ जाओ तो उसको हम औद्योगिक प्रदेश नहीं कह सकते, वहाँ पे कारखानों का एक समूह होता है, यानी झुंड के रूप में कारखाने बने हुए होते हैं। यहाँ पे कारखानों में भी ले सकते हैं, और कारखानों में जो कर्मचारी काम करते हैं तो यहाँ पे कितने कर्मचारी करते हैं उनके रूप में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे ये मापकों के रूप में हम कह सकते हैं कर्मचारियों की क्या संख्या, यानी कितने कर्मचारी यहाँ पे काम कर सकते हैं, कर्मचारियों की संख्या भी हमने को पता होनी चाहिए, तथा उत्पादक में जितने भी लगे हुए जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या क्या है, जो उत्पादन कार्य कर रहे हैं, उत्पादन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, काम करने वाले कितने हैं, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो उद्योग हैं उनमें लगे कुछ श्रमिक हैं, उन कुल जो श्रमिक जितने भी लगे होते हैं उनकी कुल जनसंख्या में अनुपात क्या है, तो कुल जनसंख्या में उसका अनुपात भी अपने को जानना पड़ता है। और यहाँ पर ऊर्जा की जो मात्रा है वो कितनी है, यानी उस कारखानों को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, उस ऊर्जा की मात्रा के जो मापक है इसको भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ऊर्जा अगर नहीं है तो वहाँ पर उद्योग धंधे ठप हो सकते हैं। तो कुल अगर हम यहाँ पर बात करें कुल ऊर्जा की मात्रा और उसकी क्षमता कितनी है, यानी वो कितना उत्पादन कर सकता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। कुल औद्योगिक उत्पादन, कुल औद्योगिक उत्पादन ये भी बहुत ज़रूरी है। इस औद्योगिक प्रदेशों के सीमांकन के लिए क्या क्या औद्योगिक जो क्षेत्र है उसको स्थापित करने के लिए हमें कई मापकों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें क्या क्या आता है, कारखाने आते हैं, कर्मचारियों की संख्या आती है, उत्पादन में लगे हुए जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी है ये आता है, उद्योग में जो लगे हुए कुछ श्रमिक हैं उनकी जनसंख्या में अनुपात क्या है, ऊर्जा की मात्रा क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कुल औद्योगिक जो उत्पादन है, कुल औद्योगिक जो उत्पादन है वो भी ज़रूरी होता है। और मूल्य संबंधी जितने भी आंकड़े हैं, मूल्य संबंधी जितने भी आंकड़े होते हैं या उत्पादन प्रक्रिया जन्य जो मूल्य वृद्धि होती है वो वाली, और ये सब को देख करके ही हम किसी उद्योग का सीमांकन कर सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों के अंदर उद्योग स्थापित किया जा सकता है। समझ गए बात। तो सीमांकन के लिए हमें कई मापों का सहारा लेना पड़ता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि कारखाने हमें पता होना चाहिए, कर्मचारियों की संख्याओं का पता होना चाहिए, इन और उत्पादन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ऊर्जा की मात्रा, कुल औद्योगिक जो उत्पादन है या मूल्य संबंधी जितने भी आंकड़े होते हैं या उत्पादन प्रक्रिया जन्य जो वृद्धि होती है मूल्य में, वो इन सारी की हमें जानकारी होना चाहिए या इनका सहारा हमें लेकर के ही औद्योगिक का सीमांकन किया जा सकता है। दूसरी बात करते हैं हम कि औद्योगिक प्रदेशों का जो निर्धारण है वो कैसे करते हैं, किसने किया। जो भारत से संबंधित हैं औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण, हम भारत में कितने औद्योगिक प्रदेशों को मानते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम बात करें। औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण,
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे विद्वान हैं। भारत में औद्योगिक प्रदेश हैं, उनको विभाजित करने के बहुत सारे प्रयास किए गए। उनमें कई विद्वान हैं यहाँ पे आए, भारत के क्षेत्रों को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया। कई औद्योगिक प्रदेश बताए गए हैं जिनमें सबका जो निचोड़ निकाला, उसके बाद में जो हमने आज सामान्य रूप में औद्योगिक प्रदेशों को पढ़ते हैं उनको मुख्य 8 रूप से पढ़ा जाता है। इनमें जो प्रयास किया जाने वाले जो विद्वान हैं उन विद्वानों के नाम मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो प्रयास किया त्रिवार्था और बर्नर ने किया। किसने किया? त्रिवार्था एवं बर्नर, विद्वान का नाम है बर्नर। इन्होंने सन 1944 में अपना प्रयास किया और भारत को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कर दिया। दूसरा जो यहाँ पे प्रयास किया गया था वो यहाँ पे पीपीकरण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पीपीकरण। और इसके साथ जो विद्वान था वो विद्वान है W एम जेनिंग्स। इन्होंने सन 1959 में भारत को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया। इसके बाद सन 1971 में कई विद्वान आए जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया, जिसमें से पी दास गुप्ता है। कौन है? पी दास गुप्ता। जिसमें से यहाँ पे J.E. स्पेंसर है, जिसमें से W.M. थॉमस है, W.L. थॉमस, जिसमें R.L. सिंह है, R.L. सिंह। इन्होंने सन 1971 में अपना प्रयास किया, जिसमें से भारत को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया। इसके बाद भी विद्वान आए। 1972 में एक विद्वान आया था B.N. सिंह या सिन्हा, B.N. सिन्हा। इस विद्वान ने सन 1972 में अपना प्रयास किया भारत को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित करने के लिए। और फिर एक विद्वान और आता है जिसका नाम है C.M.I. इन्होंने सन 1982 में भारत को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया। इन सब को हम बात करें, सबसे पहले किसने प्रयास किया? 1944 में त्रिवार्था एवं बर्नर ने किया। पीपीकरण W.M. जेनिंग्स 1959 में किया इन्होंने विभाजन। और पी दास गुप्ता, J. स्पेंसर, W.L. थॉमस, R.L. सिंह 1971 में अपना प्रयास किया। और B.N. सिन्हा 1972 में और C.M.I. 1982 में इन्होंने अपने प्रयास किया। और इनका सबका यानी उपयुक्त का विवरण जो विभाजन था उसका वर्गीकरण का वितरण हमने इसको एक साथ मिला करके सर्वमान्य एक सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें से हम कह सकते हैं कि जो हम सामान्य वर्गीकरण किया जिसको डॉक्टर R.P. मिश्र, एक विद्वान है डॉक्टर R.P. मिश्र ने इस वर्गीकरण को संपादित किया। यानी जो भी वर्गीकरण किया सामान्य रूप में उसका क्या किया? संपादन किया। और उस संपादन को यहाँ पर एक विद्वान है डॉक्टर S.K. शर्मा, नाम है विद्वान का डॉक्टर S.K. शर्मा, डॉक्टर S.K. शर्मा। इन्होंने अपनी पुस्तक में अपनी जो पुस्तक लिखी थी, डॉक्टर S.K. शर्मा की जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। क्या नाम है? भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इस पुस्तक में इन्होंने इस जो भारत के जो औद्योगिक प्रदेश है उनको विभाजित किया। और उन औद्योगिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया? तो यहाँ पर इस पुस्तक के अकॉर्डिंग हम कहते हैं 8 तो वृहद प्रदेश बताए। कितने बताए? 8 तो वृहद प्रदेश बताए। और इसमें 13 गौण औद्योगिक प्रदेश बताए, गौण औद्योगिक प्रदेश। और इन्होंने 15 औद्योगिक जिले बताए। कितने बताए?
15 औद्योगिक जिले, औद्योगिक जिले। वर्तमान में और जिले भी बन गए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बुक में भारत लोग और अर्थव्यवस्था, किसने, डॉक्टर आर.पी. मिश्र द्वारा संपादित थी, जो डॉक्टर एस.के. शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक थी भारत लोग और अर्थव्यवस्था। उसके अंदर सामान्य रूप में जो इतने विद्वान हैं उनका वर्गीकरण देखते हुए सामान्य रूप में एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें भारत को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया, जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत लोग और अर्थव्यवस्था में इस पुस्तक में जो भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं उनको विभाजित किया गया था, जिसमें 8 वृहद प्रदेशों में, 8 बड़े प्रदेशों में विभाजित किया। जो मुख्य प्रदेश माने जाते हैं भारत के औद्योगिक प्रदेश 8 प्रदेश हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि इन औद्योगिक मुख्य प्रदेशों के अलावा भी भारत के अंदर छोटे औद्योगिक प्रदेश भी हैं, जिसको हमने गौण नाम दिया है। तो 13 रूपों में, उनको 13 प्रकारों में उन्होंने गौण औद्योगिक प्रदेशों को विभाजित किया। और उनके अलावा भी उन्होंने कहा कि भारत के जो जिले हैं उन जिलों में 15 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से औद्योगिक जिले कहलाते हैं। तो इन औद्योगिक जिलों के रूप में उन्होंने 15 जिलों का नाम बताया है। तो इनके अंदर हम इनकी चर्चाएं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात आती है कि इसके जो वृहद प्रदेश हैं, मुख्य रूप से 8 जो वृहद प्रदेश हैं जिनके नाम हम लिखने जा रहे हैं, जिसको हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। मानचित्र के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सा प्रदेश कहाँ पर है, और आपको भी मानचित्र के अकॉर्डिंग ही ये ध्यान में रखना है 8 मुख्य प्रदेशों को। ठीक है, यहाँ पे अगर मानचित्र में हम ध्यान में रखेंगे तो हमें लंबे टाइम तक वो चीज़ें याद रहती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं भारत के संदर्भ में कि हम यहाँ पे अगर भारत के मानचित्र में देखेंगे, ठीक है, तो इन 8 प्रदेशों के रूप में देखते हैं। मुख्य रूप से 8 प्रदेशों में सबसे पहला जो औद्योगिक प्रदेश है, वृहद प्रदेश है, जिसको हम मानते हैं, वो यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर है। यहाँ पे इस भाग में ये मुख्य प्रदेश है। यहाँ पर इसका नाम है, यहाँ इसका मुख्य रूप से 1 नंबर लगाते हैं और 1 नंबर का नाम लिखते हैं यहाँ पे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। क्या नाम है इसका? मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। समझ गए बात? पहला कौन सा है? यहाँ पर पहला जो प्रदेश है, पहला प्रदेश कौन सा है? मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, इसको ध्यान में रखोगे। दूसरा जो प्रदेश है, दूसरा प्रदेश है यहाँ पर हुगली प्रदेश। कौन सा है? हुगली प्रदेश। हुगली जो नदी है, हुगली जो नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदी है, जो पश्चिम बंगाल में अलग होती है। यहाँ गंगा की एक शाखा के रूप में अलग होती है। यहाँ पर इस क्षेत्र में ये प्रदेश स्थापित किया गया है, जिसका नाम है हुगली प्रदेश। इस हुगली प्रदेश को हम यहाँ पे 2 नंबर लगाते हैं। दूसरा औद्योगिक प्रदेश भारत का, पहला तो कौन सा है? मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है। दूसरा कौन सा है? हुगली प्रदेश है। और तीसरा जो औद्योगिक प्रदेश है उसको हम कहते हैं बेंगलुरु तमिलनाडु। यहाँ पे ये जो बेंगलुरु कर्नाटक का भाग है, यहाँ तो ये केरल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो भाग है ये तमिलनाडु, और यहाँ पर ये है कर्नाटक वाला। तो इन दोनों के अंदर यहाँ पर जो औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ पर जो औद्योगिक प्रदेश है, इसको हमने 3 नंबर नाम दिया है। और 3 नंबर का नाम क्या है यहाँ पे? यहाँ पे नाम है बेंगलुरु, बेंगलुरु तमिलनाडु, तमिलनाडु प्रदेश। समझ गए बात? यहाँ पे 3 नंबर लगा दिए हमने। यहाँ पे 3 नंबर का औद्योगिक प्रदेश है, जिसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। 4 नंबर पे हमने बात की यहाँ पे गुजरात की। इस क्षेत्र में, यहाँ पर इस क्षेत्र, गुजरात वाले इस क्षेत्र में यहाँ औद्योगिक प्रदेश स्थापित है। इसका नाम यहाँ पे 4 नंबर पे क्या लिखते हैं? गुजरात औद्योगिक प्रदेश। चौथा कौन सा है? गुजरात, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। समझ गए बात? यहाँ पे 4 नंबर के बाद में 5वां जो औद्योगिक प्रदेश है वो हुगली के पास में ही, यहाँ पर इस क्षेत्र में जो औद्योगिक प्रदेश है, जो कि झारखंड वाले क्षेत्र के अंदर है ज़्यादातर मात्रा में, तो इसके अंदर हम 5 नंबर लगाते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर पठार।
पठार औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। समझ गए बात। ये हो गया आपका 5 नंबर का। कौन सा हो गया? 5 नंबर का औद्योगिक प्रदेश हो गया है। इसके बाद में हम 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर पे जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला, ये जो आंध्र प्रदेश का भाग है ये वाला, इसके यहाँ पर इस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में ही ये जो भाग है इसमें बना हुआ है, जिसका नाम है यहाँ पे 6 नंबर पे विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम, गुंटूर प्रदेश। ठीक है। और हमने 7 नंबर की बात की, तो 7 नंबर पे यहाँ पे जो हरियाणा है, ये राजस्थान के बाद में यहाँ पंजाब, ये वाला क्षेत्र हरियाणा का, और ये उत्तर प्रदेश है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश। तो इसके अंदर जो दिल्ली वाला क्षेत्र है और यहाँ गुरुग्राम, जो गुड़गांव जिसको बोलते थे अब गुरुग्राम नाम हो गया है, वो वाला, और यूपी के अंदर मेरठ वाला प्रदेश, इसके अंदर यहाँ पर जो ये औद्योगिक प्रदेश है इसको हमने 7 नंबर दिया है नाम, और इसका नाम क्या रखा है? यहाँ पे गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ प्रदेश। समझ गए बात। और यहाँ पर तमिलनाडु के पास में, यहाँ केरल और तमिलनाडु के इस भाग में एक औद्योगिक प्रदेश और बना हुआ है जिसको 8 नंबर देते हैं, जिसमें नाम है इसका कोल्लम, तिरुवनंतपुरम प्रदेश। समझ गए बात। यहाँ पर ये 8 मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं भारत के इन 8 मुख्य औद्योगिक जो प्रदेश हैं इनके बारे में आपको नाम पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए भारत के मैप में इसकी लोकेशन क्या है। सबसे पहली बात, हमें एक एक करके डिटेल तो सबकी पढ़नी है, लेकिन हमें इनकी लोकेशन भी तो पता होनी चाहिए। कि सबसे पहले हम बात करते हैं इस मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पर दूसरे के रूप में हम बात करें पश्चिम बंगाल में हुगली प्रदेश है, और तीसरे के बाद में बात करें हम तो बेंगलुरु तमिलनाडु, इस कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के अंदर तीसरा औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। और चौथा गुजरात में है, ये गुजरात प्रदेश। 5वां छोटा नागपुर पठार, जो कि झारखंड के अंदर ज़्यादा है, यहाँ पे छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है। और 6 नंबर पे हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और गुंटूर जो क्षेत्र है वहाँ पे औद्योगिक प्रदेश बना हुआ है। और 7वां जो है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, और यहाँ उत्तर प्रदेश में सम्मिलित रूप में है, जिसको हम कह सकते हैं दिल्ली, गुरुग्राम और मेरठ। एक केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल है दिल्ली वाला। और कोल्लम तिरुवनंतपुरम जो प्रदेश है यहाँ पे तमिलनाडु केरल सीमा पर, यहाँ ये औद्योगिक प्रदेश बना हुआ है। तो इन क्षेत्रों के अनुसार हम कहें तो 8 मुख्य औद्योगिक प्रदेशों की श्रेणी में आपके सामने ये वाले जो प्रदेश हैं इनको मुख्य रूप से वृहद प्रदेश के रूप में माना जाता है। इनकी एक एक करके हम चर्चाएँ भी करेंगे। इसके बाद में जो गौण औद्योगिक प्रदेश है उनकी भी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर इसके अलावा जो 13 गौण औद्योगिक प्रदेश हैं उनकी चर्चा करें तो यहाँ पर 1 नंबर पे हम लिखें, 1 नंबर पे जो अंबाला अमृतसर प्रदेश है, गौण औद्योगिक प्रदेशों के गौण प्रदेश हैं ये वाले। कौन से हैं? गौण में एक तो अंबाला अमृतसर है, अमृतसर, ठीक है। दूसरा जो प्रदेश है इसके अंदर यहाँ पे हम कह सकते हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, और कौन सा है? बिजनौर प्रदेश है। समझ गए। और ये हैं कहाँ पर? ये सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, बिजनौर जो वाले प्रदेश हैं ये सारे उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, ठीक है। और आगे बात करें हम तीसरे जो औद्योगिक प्रदेश है इसकी बात करें तो इंदौर, देवास और उज्जैन ये सब एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में। तीसरा जो गौण औद्योगिक प्रदेश के रूप में हम पढ़ते हैं वो कौन सा है? यहाँ पर अंबाला अमृतसर हो गया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर हो गया है। तीसरा इंदौर, देवास, उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है। चौथा अपने राजस्थान से संबंधित है, जिसमें हम बात करें तो जयपुर अजमेर का जो बेल्ट है, जयपुर अजमेर का, इनको औद्योगिक प्रदेश में लिया गया है।
तो यहाँ पे जयपुर अजमेर को भी यहाँ औद्योगिक प्रदेश के अंदर शामिल किया जाता है। पांचवा अगर बात करें हम तो यहाँ पर कोल्हापुर जो है, और दक्षिणी जो कन्नड़ है, दक्षिणी कन्नड़, इसको भी औद्योगिक प्रदेश के अंदर शामिल किया गया है। यहाँ पे कोल्हापुर जो क्षेत्र है, कोल्हापुर वाला, वो महाराष्ट्र में है, और जो दक्षिणी कन्नड़ है वो कर्नाटक का क्षेत्र है। फिर हम 6 नंबर पे बात करें तो उत्तरी मालाबार क्षेत्र है, मालाबार केरल वाला तट है, मालाबार क्षेत्र। और 7 नंबर पे बात करें तो मध्य मालाबार, ये औद्योगिक प्रदेश गोंड में शामिल किया गया है। फिर हम 8 नंबर पे बात करें तो 8 नंबर पे हम आदिलाबाद जो कि तेलंगाना में है, यहाँ पे आदिलाबाद और निजामाबाद ये तेलंगाना के क्षेत्र हैं, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ जो क्षेत्र माना जाता है यहाँ पर। इसमें कौन सा है, यहाँ पे आदिलाबाद या निजामाबाद, इन क्षेत्रों के भी अंदर हम इस गौण औद्योगिक प्रदेश को हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये तेलंगाना में है। फिर हम अगले की बात करें तो वहाँ इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है, कौन सा, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर औद्योगिक प्रदेश के रूप में इसको भी लेते हैं। कौन सा है, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, इसको हम औद्योगिक दृष्टि से लेते हैं। फिर 10 नंबर की बात करें तो वहाँ पर भोजपुर और मुंगेर जो क्षेत्र है, भोजपुर, मुंगेर, बिहार वाले, इन क्षेत्रों के अंदर भी हम इसको गौण औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर शामिल करते हैं, भोजपुर और मुंगेर। फिर हम बात करें यहाँ पे 11 नंबर पे बात करेंगे तो यहाँ पर जो दुर्ग और रायपुर है छत्तीसगढ़, और दुर्ग है पश्चिम बंगाल में, यहाँ इस क्षेत्र को भी औद्योगिक श्रेणी में लिया गया है। फिर हम बात करें 12 नंबर पे तो बिलासपुर जो क्षेत्र है, बिलासपुर और कोरबा, ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं। कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के। और 13 नंबर पे बात करते हैं हम ब्रह्मपुत्र घाटी, कौन सी है, ब्रह्मपुत्र घाटी, समझ गए बात। यहाँ 13 गौण औद्योगिक प्रदेशों में इसको शामिल किया गया है। वापिस रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। वृहद प्रदेशों में तो 8 मुख्य प्रदेश हैं, जिसमें मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, हुगली प्रदेश है, तीसरे नंबर बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, गुजरात प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश है। उसके बाद 6 नंबर पे विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश है, 7 नंबर पे गुरुग्राम दिल्ली मेरठ प्रदेश है, और 8 नंबर पे कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश है। ये तो मुख्य प्रदेश हो गए। और जो 13 गौण जो लघु प्रदेश हैं, छोटे प्रदेश हैं, उनके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर हम बात करेंगे तो अम्बाला अमृतसर औद्योगिक प्रदेश हो गया, सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर वाला औद्योगिक प्रदेश है जो कि यूपी के अंदर है। फिर हम इंदौर देवास उज्जैन की बात करते हैं मध्य प्रदेश की। और फिर हम 4 नंबर पे बात करेंगे गौण में जयपुर अजमेर, 5 नंबर पे है कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़ वाला प्रदेश, और 6 नंबर पे उत्तरी मालाबार, 7 नंबर पे मध्य मालाबार, और 8 नंबर पे हमने बात की आदिलाबाद निजामाबाद जो तेलंगाना में है। 9 नंबर पे हमने बात की जो इलाहाबाद और वाराणसी मिर्ज़ापुर क्षेत्र है, 10 नंबर पे भोजपुर मुंगेर वाला क्षेत्र है दक्षिण, और 11 नंबर पे दुर्ग रायपुर है, और 12 नंबर पे बिलासपुर और कोरबा वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ वाले हैं, और 13 नंबर पे ब्रह्मपुत्र की घाटी। ये 13 जो गौण औद्योगिक प्रदेश हैं, इनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है भारत में, ठीक है। इसके बाद हम इनके अलावा जो 15 ज़िले हैं जो औद्योगिक जिला की श्रेणी में आते हैं, उनके नाम और देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं जो औद्योगिक श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर जो 15 ज़िले हैं, उन ज़िलों में कौन कौन से ज़िले हैं जो कि औद्योगिक श्रेणी में आते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख ज़िला माना जाता है वो कानपुर माना जाता है। कौन सा माना जाता है, कानपुर। यहाँ पर 15 ज़िले कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। जैसे 1 नंबर पे बात करें तो हम कानपुर है, दूसरे नंबर पे बात करें तो हैदराबाद है, हैदराबाद। तीसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पर आगरा है, और 4 नंबर पर यहाँ पर नागपुर, ग्वालियर है, ग्वालियर। भोपाल है, भोपाल, और लखनऊ है, लखनऊ। और बात करें तो जलपाईगुड़ी है, पश्चिम बंगाल का ज़िला है जलपाईगुड़ी। यहाँ पे 9 नंबर पे बात करें तो कटक है, कटक उड़ीसा का ज़िला है, ठीक है। 10 नंबर पे बात करें तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है,
11 नंबर पे अलीगढ़, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। 12 नंबर पे कोटा और 13 नंबर पे बात करें तो पूर्णिया, पूर्णिया बिहार में है। और 14 नंबर पे जो ज़िला है वो है जबलपुर और 15 पे हो गया आपका बरेली। ये 15 ज़िले ऐसे हैं जहां इनको औद्योगिक प्रदेश या औद्योगिक ज़िले का नाम दिया गया है, जिसमें से सबसे प्रमुख जो ज़िला है कानपुर उत्तर प्रदेश में है। हैदराबाद, यहाँ हैदराबाद की बात करें तो अभी हैदराबाद तेलंगाना में है। फिर हम आगरा की बात करें, आगरा उत्तर प्रदेश में है। ग्वालियर की बात करें एमपी में है। भोपाल एमपी में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल का ज़िला है। कटक उड़ीसा का ज़िला है। गोरखपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अलीगढ़ जो ज़िला है वो उत्तर प्रदेश में है। कोटा अपने राजस्थान का ज़िला है एकमात्र, जहाँ औद्योगिक नगरी कहते हैं इसको। यहाँ पूर्णिया जो ज़िला है वो बिहार में है। जबलपुर और बरेली जो ज़िले हैं वो ज़िले दोनों के दोनों कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। तो हमने किसकी बात की? औद्योगिक प्रदेशों में 8 तो मुख्य प्रदेशों की चर्चा कर ली है और हमने 13 गौण प्रदेशों की बात की और 15 जो औद्योगिक जिले हैं उनमें कानपुर, नागपुर, लखनऊ, गोरखपुर, पूर्णिया, हैदराबाद, ग्वालियर, जलपाईगुड़ी, अलीगढ़, जबलपुर, आगरा, भोपाल, कटक, कोटा और बरेली, इनके बारे में हमने चर्चाएँ की हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक एक करके हमें एक डिटेल से बात करनी है। सबसे पहले औद्योगिक प्रदेशों में मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की हम चर्चा करेंगे, जिसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।